हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्कोहल, फेनॉल और ईथर चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास है और जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो देखने वाले हैं हम। तो पहले हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसमें पहले आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्रिपेयर करने का मेथड। तो दोस्तों चलिए अल्कोहल को प्रिपेयर करने का मेथड देख लेते हैं। तो अल्कोहल को हम मेनली 3 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप हमारे पास आता है वो आता है एल्किन्स से। एल्किन्स को हम कैटालाइटिक हाइड्रेशन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में मेन 3 मेथड हमारे पास आता है। तो पहला हम लिख लेते हैं कि फ्रॉम एल्किन्स। पहला मेथड हमारे पास एल्किन से आता है, रिएक्शन हम लिखेंगे, लेकिन पहले हम मेथड देख लेते हैं कि कौन सा मेथड आता है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड और उसके बाद आएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक तो हो गया हमारे पास एल्किन से, दूसरा हो जाएगा हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड से, और तीसरा जो हमारे पास होगा वो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि एल्किन्स में जो पहला रिएक्शन हमारे पास आएगा वो आएगा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब एसिड के प्रेजेंस में हम एल्किन का हाइड्रेशन कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो इससे हमारे पास अल्कोहल फॉर्म होगा। ये तो एक नंबर हो गया, इसका रिएक्शन हम लिखेंगे। और 2 नंबर आएगा हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गया हमारे पास एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। दो नंबर है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में रिएक्शन हम देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। तो पहले जो हमारे पास एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन है उसमें पहले हम एल्किन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एल्किन ले लिया। एल्किन में डबल बॉन्ड आता है। ये मेरे पास है एक एल्किन। इसमें हम हाइड्रेशन कराएंगे, मतलब वाटर ऐड करेंगे। एल्किन में हमने वाटर ऐड कर लिया और मैंने बोला है कि एसिड कैटालाइज्ड होगा। एसिड क्या करता है? H प्लस डोनेट करता है। तो फिर ये ऐसा रिएक्शन होगा, ऊपर हम H प्लस लिख देंगे। H प्लस ऊपर लिखने का मतलब ही है कि एसिड को हमने कैटालाइज की तरह यूज़ किया। तो इससे जो हमारे पास रिएक्शन आएगा वो हमारे पास जस्ट इसको हम अल्कोहल बना देंगे, मतलब एक H और एक OH लगा देंगे। अब देख लो कि कार्बन पे तो 4 बॉन्ड आ रहा है और ये जो 4 ग्रुप है वो कुछ होगा ग्रुप, और इसमें हम एक H और एक OH ऐड कर देंगे, क्योंकि वाटर जो जब टूटता है हमारे पास वो H और OH ग्रुप में टूटता है। ये हमने ऐड कर लिया। और आप एक चीज़ याद रखना इसमें कि जो एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन होता है ये हमने देख लिया सिमेट्रिकल एल्किन के लिए, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्किन आ जाएगा तो फिर वो मार्कोनी का एडिशन रूल फॉलो करेगा। तो मार्कोनी का एडिशन रूल ये फॉलो करेगा, मतलब जो OH जाएगा हमारे पास वो उसके पास जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो।
तो ये हमने पहला देख लिया कि एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इससे आप समझ सकते हो कि पहले हम एल्किन लेंगे और उसके बाद हम उस पे जो B2H जो हमारे पास आता है B2H6 या फिर BH3 होल ट्वाइस जो आता है हमारे पास वो ऐड करेंगे और उसके बाद हम रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो ये आपको देखना होगा। तो मैं अभी लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो मैं एक एल्किन मान लेता हूँ CH3CH2। ये है हमारे पास एल्किन और मैंने बोला कि इस पे हम B2H6 या फिर BH3 ऐड करेंगे। BH3 होल ट्वाइस मान लो आप। और ये जब रिएक्शन होगा तो फिर ये जो BH3 है ना हमारे पास, ये आप देख सकते हो कि जो BH3 है ये एक BH2 और एक H मतलब एक हाइड्रोजन और एक BH इससे मिलकर बना है। तो इस पे हम एंटी मार्कोनिकव एडिशन कराएंगे। एंटी मार्कोनिकव एडिशन मतलब जो BH2 है हमारे पास वो ज़्यादा मतलब जो BH2 हमारे पास है तो वो मोर कार्बन वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकव एडिशन होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो बनेगा CH3 CH2। जो ये वाला जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट लिया था, पहले हम रिएक्टेंट लिख लेंगे, बस सी पे डबल बॉन्ड हम तोड़ देंगे। और जो जैसे मैंने बोला कि BH3 जो है वो BH2 और हाइड्रोजन में टूटेगा तो हाइड्रोजन हम इससे कनेक्ट कर देंगे और जो हमारे पास BH2 बच गया उस BH2 को हम इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास एंटी मार्कोनिकव एडिशन। फिर इसके बाद ये रिएक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद ये जो हमने पहले रिएक्टेंट लिया है ये वाला CH3CH2 इसको हम फिर से इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये जब फिर से इसके साथ रिएक्ट होगा तो कुछ ऐसा होगा। ये फिर से इसके साथ रिएक्ट होगा और आप देख सकते हो कि अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हमारे पास BH2 आ गया था। अब ये जो BH2 है ये फिर से रिएक्ट करेगा, ये अपना एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को तोड़ने में दे देगा और जो BH ग्रुप है हमारे पास वो BH ग्रुप बच जाएगा। आप देख सकते हो कि BH2 है तो एक हाइड्रोजन वो इस अंदर वाले कार्बन को दे देगा और जो BH ग्रुप है वो बाहर आ जाएगा। और ये जो ग्रुप है हमारे पास जो पहले हमने रिएक्टेंट लिया था वो हमारे पास दो बार आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ग्रुप हमारे पास दो बार आ गया और ये जो BH है वो बाहर आ गया। इस पे हम फिर से इस ग्रुप का एडिशन कराएंगे। अगर हम फिर से ये एडिशन कराते हैं CH3 CH2 इसका अगर हम फिर से एडिशन कराते हैं तो फिर ये जो मैंने बोला था ये जो एक हाइड्रोजन है वो अंदर आ जाएगा। मतलब ये एक हाइड्रोजन इस अंदर वाले हाइड्रो कार्बन के पास चला जाएगा और जो बोरॉन है वो बच जाएगा। मतलब ये जो अंदर का हमने लिया है ब्रैकेट के अंदर ये 3 टाइम हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 3 टाइम और एक बोरॉन बच जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब हम इस पे वाटर ऐड करेंगे। जब हम वाटर ऐड करते हैं तो फिर हम उसको H2 भी दिखा सकते हैं या फिर हम इसको H3O प्लस भी दिखा सकते हैं। तो हमने इस पे वाटर ऐड कराया और वाटर के साथ आप एक ये भी दिखा सकते हो 3H2O2 कॉमा OH माइनस, ये हमने ऐड किया मतलब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो H2O2 हमने लिया है वो है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका जब हमने रिएक्शन कराया तो फिर आप देख सकते हो कि ये 3 है यहाँ पे, तो हम सामने 3 लिख देंगे और जो CH3 CH CH2 ग्रुप है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे और बाद में OH लगा देंगे।
इसको हमने ऐसे लिख लिया जो ब्रैकेट के अंदर था, और उसके बाद हमने OH लगा दिया, OH प्लस प्लस क्या बच गया हमारे पास, बोरॉन हमारे पास बच गया, आप देख सकते हो। और जो आप देख सकते हो कि हमने वाटर लिया था, तो वाटर से हमने OH जोड़ दिया इस पे, तो फिर एक हाइड्रोजन हमारे पास बच गया। तो फिर आ, जो ग्रुप हमारे पास आएगा वो आ जाएगा हमारे पास POH होल थ्राइस। तो ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बच गया। तो फिर हमने एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन देख लिया और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देख लिया, ये था एल्किन से। और जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, आप याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉव है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एंटी मार्कोनिकॉव है। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप एक चीज़ याद रखो कि नहीं, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, पहले कार्बोनिल कंपाउंड देख लेते हैं हम। कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये दो टाइप का होगा। एक तो होगा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरा होगा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। पहले आप देख लो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये जो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आएगा, इसके अंदर रिएक्शन होगा, जो मैं लिख देता हूँ। तो पहले हम इसको एल्डिहाइड के साथ कराएंगे। तो एल्डिहाइड में अब मैं अम, तो आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड होगा, सपोज RCHO हमने मान लिया एल्डिहाइड है, जो RCHO हमने एक एल्डिहाइड मान लिया, क्योंकि R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है और CHO मतलब जो एल्डिहाइड हम दिखाते हैं जैसे C डबल बॉन्ड OH, वो एल्डिहाइड है यहाँ पे। एल्डिहाइड एल्डिहाइड जो है यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। एल्डिहाइड का हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आप याद रखना। और ये हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ये हमने ऐड कर दिया। इसके ऊपर हम कोई कैटलिस्ट रख देंगे। कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, PD हो सकता है, PDNI PT जो भी हो वो हो सकता है। मैंने पैलेडियम ले लिया, ये प्लेटिनम निकेल वो भी हो सकता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास एल्कोहल में। अब देखो कि RCHO तो पहले से है हमारे पास, तो R तो पहले से था, R रहेगा। CH था हमारे पास, CH हो गया। और आप देख सकते हो ये इसको हम एल्कोहल कन्वर्ट करेंगे, तो फिर अगर इसको हम एल्कोहल कन्वर्ट करते हैं तो एक OH आ जाएगा। लेकिन आप देखो कि कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड है यहाँ पे R के साथ, एक बॉन्ड H के साथ, एक बॉन्ड OH के साथ। तो फिर कार्बन का बैलेंस सेटिस्फाई कराने के लिए एक और H चाहिए, तो फिर CH2 लगा दो, तो फिर ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। अब हम कीटोन से देख लेते हैं। कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप आता है, तो फिर RCOR डैश। और जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये NaBH4 और LiAlH4। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास बनता है RCHROH। मतलब आप एक चीज़ देखो कि मैंने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अलग से लिख लिया, लेकिन अब एक बात याद रखना कि एल्डिहाइड अगर NaBH4 या फिर LiLH4 से रिएक्ट करेगा, फिर भी अल्कोहल ही बनाएगा। मतलब कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कोई भी कीटोन हो, वो अगर NaBH4 या LiLH4 से रिएक्ट करता है, तो फिर वो अल्कोहल ही बनाता है।
और अगर कोई भी एल्डिहाइड या फिर कोई भी कीटोन पीडी, एनआई या पीटी से हाइड्रोजनेशन करता है, मैं यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, पीटी हो सकता है, एनआई हो सकता है, पीटी भी हो सकता है, प्लेटिनम पैलेडियम निकल, ये तीनों हो सकता है रिएजेंट। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हमने देख लिया, और ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड NaBH4 LiH4 से रिएक्ट करके अल्कोहल बना सकता है, और कीटोन भी PTPD NI से रिएक्ट करके अल्कोहल बना सकता है। ये एक हो गया। और इसके दूसरे नंबर पे आएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, इसको अगर हम करेंगे फिर भी हमारे पास अल्कोहल आएगा। तो पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक कार्बन था, तो एक कार्बन से हमारे पास अल्कोहल बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे पास अल्कोहल बन गया। और जो अ, एक तो हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से, और दूसरा होगा हमारे पास ईस्टर से। देखो अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे पास अल्कोहल बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर हम अल्कोहल ऐड करते हैं तो फिर ईस्टर बनता है। ईस्टर पे अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो फिर ये हमारे पास अल्कोहल बनता है। मतलब ये रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से मुझे लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे हम इस पे हम एसिड के प्रेजेंस में, मतलब H+ जो होगा उसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में R-OH, मतलब कोई भी अल्कोहल इस पे ऐड कराएंगे। इस पे अगर हम अल्कोहल ऐड कराते हैं तो फिर ईस्टर बनता है हमारे पास RCOOR-, मतलब कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड और एक OR- होगा, तो ये हमारे पास ईस्टर बन गया। ईस्टर को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे, मतलब लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट कुछ और होगा। यहाँ पे कैटलिस्ट होगा क्यूप्रिक क्रोमाइड, मतलब Cu2Cr2O5। इसको अगर हम करते हैं तो फिर जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास R-OH प्लस R-OH हमने पहले दिया था और बाद में वही आ गया हमारे पास, R-OH आएगा। और आप देख सकते हो कि पहले हमने RC डबल बॉन्ड O ये वाला लिया था हमने, RC डबल बॉन्ड OH, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास RCH2OH, ये हमारे पास आ गया अल्कोहल। तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से हमने अल्कोहल बनाना देख लिया। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों अल्कोहल बना सकते हैं। अब आएगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए स्पेस थोड़ा कम है, तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, लाइन बना लेता हूँ। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो पहले हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हम पहले HCHO, मतलब जो एल्डिहाइड है हमारे पास वो लेंगे,
आप एल्डिहाइड ले लो HCHO। यहाँ पे पहले H होगा, क्योंकि अगर H नहीं हुआ तो फिर एक ये हमारे पास सेकेंडरी बन जाएगा, लेकिन हमें प्राइमरी बनाना है, तो हम लेंगे HCHO प्लस RMGX। जो RMGX है हमारे पास वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा RCH2OMGX। और इसको अगर हम H2O लगाते हैं इस पे, तो फिर हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। आप देख सकते हो कि पहले भी हमारे पास एक कार्बन है, तो फिर अल्कोहल में भी हमारे पास एक कार्बन होगा, तो उसके हिसाब से हम अल्कोहल बना लेंगे। और उस पे हमारे पास जो आएगा, आप देख सकते हो कि RCH2OH, मतलब RCH2O तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, और MgX बच गया हमारे पास, और एक OH बच गया, मतलब MgOHX। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल के लिए देखेंगे कि क्या करना होगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए पहले देखो, पहले हमने एक पहले जो हमारे पास CHO मतलब एल्डिहाइड वाला ग्रुप था, उस पे हमने एक हाइड्रोजन लिया, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे पास एक कार्बन है, और जो हम प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे उसमें भी हमें एक कार्बन चाहिए। लेकिन जो सेकेंडरी हमें बनाना है तो उस पर हमें दो कार्बन चाहिए, तो फिर हम एक एल्काइल ग्रुप ले लेंगे यहाँ पे। तो ग्रीनर रिएजेंट से हमने इसको रिएक्ट करा दिया, तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा, आप एक चीज़ भी नोटिस कर लो कि ग्रीनर रिएजेंट ये जो है ना, यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो RMGX है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये R आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये इसलिए और इस MgX पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए जो MgX है, इस O नेगेटिव, ये जो O है हमारे पास वो नेगेटिव ग्रुप है, तो MgX इसीलिए O के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा, आप देख सकते हो कि R तो ऐड हो गया कार्बन पे, तो R कार्बन, दोनों हाइड्रोजन है हमारे पास, दोनों हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है हमारे पास, एक ऑक्सीजन, MgX ऑक्सीजन पे ऐड हो गया, MgX ऑक्सीजन पे ऐड हो गया। तो ये मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे। तो ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, तो फिर RCHO हमने एल्डिहाइड ले लिया, जहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, उसके साथ हमने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दिया। तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी वाला, मतलब RCHOMGX, और C के साथ एक R डैश, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी वाला बनेगा हमारे पास। इस पे हम H2O का एडिशन करा देंगे। इस पे अगर हम H2O का एडिशन कराते हैं, तो फिर आप देख सकते हो कि
ये जो है हमारे पास ग्रुप, ये बन जाएगा आर सी एच आर डैश ओ, एम जी एक्स के बदले हाइड्रोजन आ जाएगा ओ एच, क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है। प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम जी ओ एच एक्स। ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे हमारे पास बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसके बाद हमें बनाना होगा टर्शियरी अल्कोहल। तो जो टर्शियरी अल्कोहल होगा, आप देख सकते हो उस पे हम लेंगे कीटोन। कीटोन लेंगे क्योंकि अब देखो कि टर्शियरी अल्कोहल जो होगा, उस पे हमें 3 कार्बन चाहिए। तो 3 कार्बन अगर हमें लाना है तो 2 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, और 1 कार्बन तो कार्बोनिल ग्रुप का रहेगा हमारे पास। तो ये हमने कीटोन ले लिया, प्लस आर डैश एम जी एक्स, ये हमने ग्रीनर रिएजेंट ले लिया, इसको हमने रिएक्ट करा दिया। तो रिएक्ट करने के बाद ये बनेगा हमारे पास, जो पहला वाला था, जो आप सेकंड वाला देख सकते हो, तो इस पे बस एक ऊपर आर डैश आ जाएगा, आर सी ओ एम जी एक्स, बस इस पे एक आर, इस पे एक आर डैश, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम फिर से H2O से रिएक्ट कराएंगे, सेम एज बिफोर। इसको हमने H2O से रिएक्ट करा दिया, और H2O से रिएक्ट करने के बाद ये जो बनेगा वो तो आपको पता है कि टर्शियरी अल्कोहल, मतलब ये एम जी एक्स हट जाएगा और ओ एच आ जाएगा। प्लस ओ एम प्लस एम जी ओ एच एक्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हमारा खत्म हो गया। तब इसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल फेनॉल ईथर, तो फिर तीनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें पढ़ना होगा। तो एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया पहले। लिख देता हूँ यहाँ पे कि टर्शियरी है ये हो गया हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल। तो ये अल्कोहल हो गया हमारे पास कि अल्कोहल कैसे बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा हो गया हमारे पास, एक फ्लो चार्ट के अंदर आ गया पूरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल बनाने का 4 वेज है, लेकिन अल्कोहल जितना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अल्कोहल में पहले अल्किन आया, फिर अल्किन के नीचे एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, फिर उसके नीचे जो आया हमारे पास वो आया हाइड्रोबोडेशन ऑक्सीडेशन, फिर उसके साथ है ग्रीनट रिएजेंट, ग्रीनट के अंदर भी 3 टाइप, फिर कार्बोनिल कंपाउंड उसके अंदर 2 टाइप, जैसे कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। तो फिर इतना सब कुछ है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा इजी है। इसमें बस 4 ही है।
तो चलो प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल देख लेते हैं हम कि फेनॉल कैसे प्रिपेयर हो सकता है। तो इस पे चार्ट है कि पहले तो आएगा हेलोएरिन, फिर उसके बाद आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद आएगा डायज़ोनियम सॉल्ट, फिर आएगा क्यूमिन। ये बस चार्ट है छोटा मोटा। तो पहला होगा प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोएरिन। फिर दूसरा आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो तीसरा हमारे पास होगा वो हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। जो चौथा होगा हमारे पास वो हो जाएगा फ्रॉम क्यूमिन। तो ये चारों हमें पढ़ना है। तो फ्रॉम हेलोएरिन ये वाला पहले देख रहे थे कि हेलोएरिन क्या होता है हमारे पास कि हेलोएरिन में आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एक हेलोएरिन होता है हमारे पास। बेंजीन के ऊपर बस हमने क्लोरीन लगा दिया, मतलब जो फिनाइल ग्रुप है हमारे पास, फिनाइल ग्रुप में एक क्लोरीन हमने ऐड कर दिया। ये एक बेंजीन हो जाएगा हमारे पास। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने क्लोरीन ऐड कर दिया। ये हमारे पास हेलोएरिन है, या फिर आप इसको क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। क्लोरोबेंजीन पे हम NaOH ऐड करेंगे। क्योंकि अब लॉजिकली एक चीज़ देखो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो फिर ऑब्वियसली क्लोरीन को OH रिप्लेस कर देगा। तो ये पहले हमारे पास ये सॉल्ट बनेगा, मतलब O-Na+ ये बनेगा हमारे पास। इसको 623 केल्विन पे हम हीट करेंगे और 300 ATM प्रेशर लगाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास बनेगा इसके ऊपर आ जाएगा ONA। इसको हम HCl देंगे, मतलब इसको हम एक एसिडिक मीडियम देंगे। एसिडिफिकेशन आप बोल सकते हो। और ये जो ग्रुप है ना O-Na+, इसको हम बोल सकते हैं सोडियम फेनोक्साइड। सोडियम, तो इस पे हम HCl ऐड कर देंगे एसिडिफिकेशन के लिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब देखो कि यहाँ पे HCl में क्या होता है, H+ होता है एक, H+ और Cl- होता है। तो जो H+ होगा वो OH के साथ अटैच, तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर OH बना देगा, और जो Na और Cl है वो NaCl बना देगा। तो फिर ये हमारे पास हो गया फिनॉल। ये हो गया हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट। फ्रॉम हेलोएरिन हमने देख लिया। अब देखते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
उसके लिए हमें पहले बेंजीन चाहिए। देखो, हमने बेंजीन लिया, फिर इसको हमने ओलियम के साथ रिएक्ट कराया, ओलियम। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ना बेंजीन के साथ ओलियम का रिएक्शन, इसको सल्फोनेशन बोला जाता है। तो बेंजीन के साथ हमने ओलियम का रिएक्ट कराया, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया वो हमारे पास बन गया, इसके ऊपर आएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस पे हम NaOH का रिएक्ट कराएंगे। अब देख सकते हो कि एसिड तो बन गया। अब एसिड बनने के बाद एसिडिफिकेशन हो गया इसका। अब एसिड को हम क्या करेंगे, इस पे हम NaOH जो कि एक बेस है वो उसको लगाएंगे, और एक H प्लस भी लगाएंगे। तो फिर उससे क्या होगा कि वो फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो SO3H हमारे पास बन गया, बेंजोइक सल्फोनिक एसिड, इस पे हम NaOH और H प्लस लगा देंगे। इससे ये बन जाएगा फेनॉल। फेनॉल मतलब यहाँ पे OH। पहले बेंजीन था, फिर बेंजीन से हमारे पास बन गया यहाँ पे सल्फोनेशन ओलियम के साथ करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर इसके बाद आ गया हमारे पास फेनॉल। थर्ड नंबर मेथड है हमारे पास फ्रॉम डायazonium सॉल्ट। डायazonium सॉल्ट। अब डायazonium सॉल्ट ये कैसे होगा, पहले हम एक एनिलीन लेंगे। एनिलीन मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर अगर हम एक NH2 ग्रुप लगाते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाने से वो बनता है एनिलीन। मतलब ये बेंजीन है हमारे पास, इसके ऊपर बस हम एक NH2 ग्रुप लगा देंगे और इसको बोलेंगे हम एनिलीन। एनिलीन के साथ जब हम Na2 का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, HCl के साथ इसका रिएक्शन अगर होगा तो फिर ये बन जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर NH2 ग्रुप है, लेकिन जब Na-Na2 के साथ ये रिएक्ट करेगा तो फिर HCl का Cl और Na2 का एक N यहाँ पे चला जाएगा। मतलब पहले ये NH2 था, अब इसको NaNO2 मतलब नाइट्रस एसिड। अच्छा, जो NaNO2 और HCl होता है, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जनरली 273 से 278 केल्विन के बीच में होता है। ये बन जाएगा हमारे पास N2Cl, N2 पे प्लस Cl पे माइनस। ये N2Cl हमारे पास बन गया, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इस पे हम गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी ऐड करके फेनॉल बन जाएगा।
और अब देख सकते हो कि क्या हुआ यहाँ पे, H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में टूट गया। जो H प्लस गया वो तो Cl माइनस के पास गया, मतलब एक HCl बन गया, क्योंकि H प्लस Cl माइनस, जो H प्लस है वो Cl माइनस के पास चला गया तो HCl बन गया। एक तो OH आ गया और एक N2, ये जो N2 है वो बच जाएगा हमारे पास, तो N2 को हम अलग से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट से हमने यहाँ पे फेनॉल बना लिया। और इसके बाद आता है हमारे पास फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे बनाते हैं चलो देख ले। पता है क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है कि अगर हम, जो बेंजीन है ना, उस पे अगर हम एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। मतलब आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो लगा सकते हो इस पे। ये देखो आप, हमारे पास एक बेंजीन है। अब ये जो बेंजीन है इसके माथे पे हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मतलब 3 कार्बन और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल अटैच्ड हो, मतलब एक तो हो गया CH, एक हो गया हमारे पास CH3। अब देखो कि ये जो CH3 है, 1 2, ये जो कार्बन है इस पे एक CH3 ग्रुप अटैच होगा, सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है। इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्यूमिन है ये हमारे पास, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन कराते ही इसका हमारे पास बन जाएगा। अब देखो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर जो CH3 CH, जो CH3 और यहाँ पे CH3 है वो तो सेम ही रहेगा, और जो C कार्बन जो हमारे पास था वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एसिड, सॉरी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो पारोक्साइड लिंकेज आ जाएगा उसके बाद, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो आप देख लो, दो ऑक्सीजन के बीच में जब ऐसा सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो फिर इसको हम बोल सकते हैं पारोक्साइड। ये ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन के बीच, तो इसको हम बोल सकते हैं पारोक्साइड। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपारोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपारोक्साइड हो गया हमारे पास। इसको हम H प्लस और H2O से रिएक्ट करेंगे, मतलब आप बोल सकते हो कि इसको हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे। इसका मतलब डाइल्यूट एसिड होगा हमारे पास। अगर हम इसको डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो फिर आपको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट तो फेनॉल बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे फेनॉल के साथ भी एसीटोन बनेगा। ये बन गया हमारे पास फेनॉल, प्लस यहाँ पे हमारे पास एसीटोन बनेगा CH3CO CH3। या फिर इसका हम स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो फिर ये मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका, CH3CO CH3, इसका ये फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है। तो फिर ये इसको हम बोलते हैं एसीटोन। तो क्यूमीन के साथ हमने O2 का रिएक्शन करा के क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनाया। इस पे हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया, मतलब कुछ माइल्ड एसिड, मतलब बहुत ही वीक एसिड से, आप बोल सकते हो कि डाइल्यूट एसिड से इसका हमने रिएक्शन कराया। तो फिर हमारे पास फेनॉल बन गया, और फेनॉल से फेनॉल और एसीटोन बन गया हमारे पास। क्योंकि अब देखो कि ये जो OH है, ये OH तो ऐसे ही आ गया, और CO और दोनों CH3 है हमारे पास बच गया। तो फिर ये CO और दोनों CH3 आ गया तो एसीटोन बन गया हमारे पास क्यूमिन से। और आप एक चीज़ याद रखना कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि एसीटोन कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, फिर भी यही प्रोसेस होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस प्रोसेस में एसीटोन बन रहा है। तो
ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल भी खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसमें बस 2 ही स्टेप है, तो देख लेते हैं फटाफट से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो हमारे पास है, इसमें बस 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप जो है हमारे पास, वो है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और जो दूसरा है हमारे पास, वो है हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे होगा। तो ये आ गया हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इससे क्या होगा, तो आप देख ही सकते हो कि नेम से आप पहचान सकते हो कि पहले हम इसको अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे। आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको डिहाइड्रेट करेंगे और बनेगा हमारे पास ईथर। ईथर मतलब क्या होता है, हमारे पास ROR, इसको हम ईथर बोलते हैं, ROR ग्रुप को। तो इसको रिएक्शन को लिख लेते हैं हम इसका। इसका जो रिएक्शन आएगा वो हमारे पास आएगा, पहले हम एक एसिड ले लेते हैं, सपोज इथेनॉल ले लेते हैं हम। CH3CH2OH, इसको हम ये भी लिख सकते हैं C2H5OH। इस पे अगर हम डिहाइड्रेट कराएंगे H2SO4, और टेम्परेचर थोड़ा हाई रखना होगा इसका, 413 केल्विन। तो फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा ईथर। मतलब बस कुछ नहीं करना है हमें। आप देख सकते हो यहाँ पे C2H5 वो है ना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब आपको एक H2O ग्रुप बस निकाल देना है इससे। बस एक H2O ग्रुप आपको निकाल देना है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर हम ऐसे 2 ईथर लेते हैं, आप एक मैकेनिज्म देख सकते हो इसका कि क्या होता है एक्चुअली हमारे पास। सपोज हमारे पास एक है यहाँ पे C2H5OH, एक और है हमारे पास C2H5OH। अब देखो, ये OH, ये H, ये क्या है हमारे पास, OH और H, ये हो गया H2O। जो H2 यहाँ से भाग जाएगा तो फिर बचा क्या हमारे पास, जो बचा वो है हमारे पास C2H5O C2H5। तो जो बच गया हमारे पास वो हो गया C2H5, फिर बीच में एक O आएगा, फिर C2H5। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म या फिर ट्रिक भी बोल सकते हो, ये आपको पता चल गया। और ये C2H5 वो C2H5 मतलब ये ईथर आएगा। फिर जो दूसरा आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। स्टार लगा देता हूँ इस पे। 5 स्टार टॉपिक है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस का जो रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं हम कि
एक हम पहले एल्काइल हैलाइड लेंगे। एल्काइल हैलाइड के साथ हम सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे। रोना मतलब RONA रोना। इसको हम बोल सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा तब बनेगा, आपको पता ही है कि यहाँ पे ईथर बनाना है तो फिर ROR ही बनेगा। अब यहाँ पे R डैश भी ले सकते हो। और क्या बच गया हमारे पास? ROR तो हो गया, प्लस NX बच गया। मतलब एक सोडियम हैलाइड हमारे पास बच गया। तो फिर ये दोस्तों हमने कुछ देख लिया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ देख लिया हमने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पहले देख लिया, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल देख लिया हमने, फिर हमने देख लिया यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो दोस्तों ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास, बस इसको हम याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन बेस्ड चैप्टर में वो भी हम देखेंगे।